अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मसाजिद को बंद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने फैसला सुना दिया। इमरान खान ने SOPs पर सख्त अमल दरामद की हिदायत भी कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मजीद क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की एक अहम मुलाकात थी, जिसमें आज वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मजहबी अमूर को कोरोना के हवाले से अलमा और जो NCOC के साथ मुसलसल राब्ते हैं उनमें रहने की हिदायत की है। साथ साथ वज़ारत मजहबी अमूर उलमा और मशाइख को कोरोना के फैलाव के और जो इशारिये हैं उसकी फराहमी को यकीनी बनाएगी, ताकि जो दीनी मवाइज़ हैं वो खुद बाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद मंबर के जरिए उनकी मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ ये बात भी आज वज़ीर आज़म और नूरुल हक कादरी की मुलाकात में वाज़ेह की गई है कि मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद ज़रूरी है। साथ साथ इस मुलाकात में पीर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म से उलमा और मशाइख कौंसिल की तंजीमों 9 पर भी तफसीली तौर पर मशावरत की। जी ठीक है, अब्बास शब्बीर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में पीर विधाई बस अड्डे पर रक्शे में धमाके से एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि CPO रावलपिंडी वो ये कहते हैं कि शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। आपको बताते चले, रावलपिंडी पीर विधाई बस अड्डे यहाँ पर रिक्शे में आज धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को THQ अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत अली, जख्मियों की हालत कैसी है और पुलिस क्या कहती है इस वाक़े के बारे में? जी, ये पीर विधाई के इलाके में जो धमाका हुआ इसमें मजबूरी तौर पर एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि 7 अफराद जो है जख्मी है। जख्मियों को रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल में मुंतकिल किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर FN यूनुस ने जाए वकूआ का दौरा किया है। उनका ये कहना है कि ये बज़ाहिर जो है वो सिलेंडर के ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये जाहिर होता है कि ये कोई डिवाइस थी। ताहम जो अभी जो इसके धमाके में जो अभी मजीद जो अपडेट हुई है और जो मजीद चीज़ें सामने आई हैं उसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, जिसमें ये खुद साख्ता बम जो था ये रखा गया था और इस बम का जो वजन था वो 500 ग्राम ठीक है, और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली, अपडेट किया आपने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की समाअत में मुसलसल गैर हाजिरी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के जामनों को भी शोकॉज नोटिस भेज दिए गए हैं। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का तहरीरी फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी निकाल दिए। 3 सफ़हात का हुक्मनामा जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जारी किया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल गैर हाजिरी पर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत की गई। हुक्मनामे में नवाज शरीफ के ज़ामिन राजा रब नवाज अब्बासी और सखी मोहम्मद को ज़र ज़मानत जब्त किए जाने से मुतल्लिक शोकाज नोटिस जारी। दोनों ज़ामिनों को 9 दिसंबर को तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ की अपीलें किस बुनियाद पर खारिज की जाएं और उनके वकील की अदम पेशी पर जज वीडियो स्कैंडल की कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? अदालत ने नैब की इस्तदा पर भी अहम सवालात उठा दिए। नैब प्रोसिक्यूटर को आइंदा समाअत पर जवाब देने का हुक्म दिया गया है। आसिफ अली जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनियों का नेटवर्क आखिर कितना वसी है? मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अल्फाजुलो का नाम भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कंपनी कब और क्यों बनी? मकासद क्या थे? समा ने अहम हकाइक से पर्दा उठाती दस्तावेजात हासिल कर ली है। सुहेल रशीद इसी बारे में अपडेट करेंगे। आसिफ जरदारी, AZ और अब अल्फाजुलू, ये अल्फाजुलू आखिर है क्या? समा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से मुतल्लिक अदालत में पेश नैब का अहम रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब। अल्फाजुलू जियाले रहनुमा आसिफ जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनी है जनाब। बड़े साहब की कंपनी से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश भी की जा चुकी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अल्फाजुलू जरदारी की फ्रंट कंपनी थी जो 2014 में SECP में रजिस्टर्ड करवाई गई। कंपनी का मकसद था पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के खास मकासद का हुसूल।
कौमी एहतसाब ब्यूरो की दस्तावेजात बताती हैं कि अल्फा जुलू कंपनी को इस्तेमाल करके जाली कर्जों के नाम पर 700 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। बेनामी कंपनी को तमाम बुनियादी रकम लकी इंटरनेशनल नामी जाली अकाउंट से फराहम की गई थी। अल्फा जुलू को 700 मिलियन का कर्ज फराहम किया जरदारी के करीबी दोस्त हुसैन लवाई के निजी बैंक और सिंध बैंक ने। नैब का मौक़िफ़ है कि कर्ज की इसी रकम में से 570 मिलियन रुपए ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को मुंतकिल किए गए थे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे और बेहतर है कि हुकूमत इससे पहले ही इस्तीफा दे दे। शहबाज शरीफ को जेल में डालकर, सियासी मुखालफीन का गला घोंटकर, पार्लियामान को ताला लगाकर, मीडिया को सेंसर करके, इजहार राय पर पाबंदी लगाकर आप फिर भी पाकिस्तान की अवाम और अवामी ताकत को नहीं रोक सकते। आपको ये बात तो समझ आ गई। ये पहली कामयाबी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। अब दूसरी कामयाबी कि इस माफिया को, इस वोट चोर टोले को, इस सिलेक्टेड टोले को जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, इन सब के खिलाफ 13 दिसंबर फैसला कुन है। जिनसे धक्का लगाकर पेशावर की मेट्रो नहीं चलती, जिनसे धक्का लगाकर हुकूमत नहीं चलती, उनको 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। 5 जलसे करने के बाद भी अपोजिशन कायदीन सियासत में दूसरा कराने पर मजबूर है। बावसूख ज़राए बताते हैं कि मफाहमत के बादशाह बिस्तर अलालत से एक बार फिर मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की स्टैब्लिशमेंट से दोस्ती कराने की कोशिशें कर रहे हैं। बैकडोर मुज़ाकरात में बात बन गई तो ठीक, वरना PDM की तहरीक में मजीद तेज़ी लाई जाएगी। मफाहमत के बादशाह नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का लहजा नरम कराने के लिए कोशिश है। ज़रा ये बताते हैं कि ज़रदारी इस्टेब्लिशमेंट और PDM में मफाहमत के लिए सरगर्म है। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी का हफ्ते में 3 बार राब्ता भी हुआ है। PDM के जलसों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने अपनी राय का इजहार कर दिया। प्लस कंसल्टेंट सर्वे के मुताबिक अक्सरियत ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानियों को भारतीय मौक़िफ़ करार दिया। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान मुस्तरद, नवाज शरीफ का बयानिया भारतीय मौक़िफ़ करार, पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने राय दे दी। पल्स कंसल्टेंट सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानियों का कहना है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देकर नरेंद्र मोदी की जबान बोल रहे हैं, जबकि 23% अफराद इसे सियासी बयान से ज्यादा कुछ नहीं समझते। 44% लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के टुकड़े हो सकते हैं, जबकि 32% को ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। 45% अफराद ने ये राय भी दी कि PDM जलसों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, मगर 35% लोगों को खदशा है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने PDM के 17 कारकुनों की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को नोटिस जारी कर दिए गए। एक और दरख्वास्त के जरिए PDM का लाहौर में जलसा रुकवाने के लिए भी अदालत से रुजू कर लिया गया है। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ऑपोजिशन का लाहौर में पावर शो, मामला अदालतों में आ गया। जलसे के पेश नजर हुकूमत ने कारकुनों को नजरबंद किया तो मुतासिरीन ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने समाअत करते हुए नजरबंदी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कोई रोक नहीं सकता, ना ही 13 अगस्त के जलसे में लोगों की शिरकत को रोका जा सकता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं हो सकते। वो अदालत ने DC फैसलाबाद का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कारकुनों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी सरगर्मियों से रोकना बुनियादी हुकूक की नफी है। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 28 दिसंबर को होगी। दूसरी तरफ मकामी वकील ने PDM का लाहौर में 13 दिसंबर का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में दायर की गई दरखास्त में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। जलसे से वायरस फैलने का खतरा है। अदालत PDM के जलसे पर पाबंदी के लिए हुकूमत को हिदायत जारी करे। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली अपोजिशन वोटर को कोरोना से मारना चाहती है। चमन में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर रेलवे ने कहा PDM भूल जाए, ऐसे कई जनवरी आए और चले गए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। PDM के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो, कोरोना से मरने दो। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं
कि इनके खिलाफ जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। किसी को जमहूरी आज़ादी या मीडिया की आज़ादी या किसी और सिलसिले में ये नहीं बोल रहे ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया में देखें, महंगाई सारी दुनिया में इसकी लहर चली है। कोविड-19 2-2 लाख आदमी एक दिन में अमेरिका में आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी लहर आई है। पिछली दफ़ा अल्लाह ताला ने रहम किया और इमरान खान की हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी पर इससे बेहतर हैंडल किया गया। इंशाल्लाह भी करेंगे। बाकी आप पीडीएम में भूल जाएं, ऐसी कई जनवरियां आई और कई चली गई और इंशाल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है। पंजाब की मौव ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का समा को इंटरव्यू। बोली, रोजाना 20 घंटे काम करती थी, ना नींद पूरी होती थी ना रेस्ट मिलता था। काम की वजह से खाना पीना भी मुतासर हो गया। अगर वफाकी काबीना ना छोड़ती तो हार्ट अटैक या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। हमारे नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ बट से मजीद क्या बातें हुई, आइए देख लेते हैं। पीएम के हवाले से 2 राय पार्टी के अंदर। वो अफराद जो पंजाब से MNA हैं, वो जब वफाक में कैबिनेट में बैठते हैं तो उन्हें ये उनका हक है कि अपनी राय दें। जिसके पास जिम्मेदारी है उसी के पास इख्तियार है। जिम्मेदारी हमारी है, इख्तियार भी हमारे पास है, पंजाब गवर्नमेंट के पास। जो आपका वो हाई तब्दीली आई, उसकी वजह क्या थी? क्या कोई गलती थी या कोई साजिश हुई आपके खिलाफ? वो वजह क्या थी? वो खान साहब ने अपने इंटरव्यू में सारा एक्सपोज कर दी, क्योंकि मुझे ये पहले दिन से यकीन था कि ट्रूथ विल प्रिवेल और मुझे मेरी क़यादत की तरफ से, मेरे लीडर की तरफ से था कि मुझे हैंडल करने दो। और उन्होंने बता दिया कि क्या वजूहात थी, पार्टी में किन लोगों को मुझसे मसाइल थे और क्या था। परफॉर्मेंस आपकी ठीक थी, तो फिर आपके साथ क्यों, अगर 3-4 लोग थे जैसे प्राइम मिनिस्टर, क्या उनके इशूज, तो वो क्यों नहीं गए? आपके साथ क्यों हुआ ऐसा? देखिए, मैं समझती हूँ कि उस वक्त हालात का ये तकाजा था कि बजाय इसके कि पार्टी के अंदर हम कन्फ्रंटेशन करें या बजाय इसके कि लीडरशिप के लिए और ज़्यादा मसाइल जो हैं वो खोल दिए जाएं, हिकमत अमली थी कि मैं जो है वो साइड पे हूँ ताकि बेहतर अंदाज से कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को हैंडल करें। मैं हमेशा सुकून में होती हूँ। आपने मुझे कभी परेशान नहीं देखा होगा। अगर ये ना होता ना भट्ट साहब, तो यकीन माने कि या मुझे हार्ट अटैक होता या मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होता, क्योंकि मैं तकरीबन 20-20 घंटे काम करती थी। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, मैं प्रॉपरली डाइट मेरी ठीक नहीं थी, रेस्ट नहीं था। मैंने पूरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी कोई मेडिसिन ली, ना कभी सोने के लिए कोई गोली खाई। लेकिन ये 1 साल जो था ना मेरा, ये स्ट्रेसफुल था, इतना स्ट्रेसफुल था और मैंने इतनी टेंशन ली। 1 साल की टेंशन और मेरी ज़िंदगी भर की टेंशन एक बराबर है। उसके अंदर अब क्या वजह थी कि मुझे खान का मेरे पे एतमाद, तो जो सुबह से लेके मेरे मुंह में टूथब्रश होता था, हाथ में कार्डलेस होता था और मैं उधर से इंस्ट्रक्शन दे रही होती थी। सारा दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मल्टीपल मीटिंग्स होती थी। जो लोग आते लोग आते थे, मीटिंग करके चले जाते थे, लेकिन मुझे उस मीटिंग में, हर मीटिंग में होना होता था। तो मेरे लिए एक वो कॉफ़ी पी के ना, तो अकेले सूखी काफ़ी, तो मुझे एसिडिटी और प्लस ब्लड प्रेशर, और मैं उस ब्लड प्रेशर का जब 1 साल में मेरा वो शूट अप होना शुरू हुआ, तब जाके मैंने बीपी की मेडिसिन, वो मेरे कोलीग्स हैं उनको मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप लेना शुरू करें। जिस दिन से मैं उस सीट से हटी, मैंने एक टैबलेट भी टच भी नहीं की। तो इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से ये मुझे गैप आना बड़ा ज़रूरी था। परफॉर्मेंस थी आपकी और सारा, तो ये देखा क्यों नहीं गया? इतनी मेहनत और क्यों? ये मेरी परफॉर्मेंस ही थी, जो रियलाइजेशन ही थी, और ये देखा ही गया तो मुझे वापस यहाँ बिठाया गया। शायद बहुत सारे लोगों को
मेरी जो ब्लंट और स्ट्रेट अवे बयानी है वो शायद पसंद नहीं था, और लोग जो हैं मैंने शायद लोगों को नाराज़ ज़्यादा किया होगा और राज़ी कम किया होगा, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी ये जानने की कि मुझसे राज़ी कौन हो रहा है, मुझसे नाराज़ कौन हो रहा है। मैं अंधाधुंध अपने काम में लगी हुई थी। तो शायद जो नाराज़ लोग थे उनकी या राय थी वो प्रवेल कर गई। पीपल्स पार्टी बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म, आपको इज्जत भी बड़ी दी उन्होंने, तो क्यों छोड़ा उनको? जो मेरे हिस्से में पीपल्स पार्टी आई, मैं तो उससे वाकिफ़ ही नहीं थी। मेरी तो ज़िंदगी में इससे पहले ना कभी जरदारी साहब से मुलाकात हुई, ना कभी फरियाल बीबी से मुलाकात हुई। मेरे ऊपर ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब और PMLN सियालकोट में FIR रजिस्टर करवा रही थी। अब जब ये हुकूमत में आए तो ये रिवेंजफुल हुए और वहाँ पे जिस किस्म के तमाशे किए कि मेरा वर्कर जो नून लीग का विक्टिम बन रहा था, तो यहाँ इधर आके उन्होंने रायवंड में जाती उमरा में वो हड़ीसे और सिरिपाए खाने शुरू कर दिए। इनके साथ नून के साथ बैठ के ख्वाजा आसफ उनकी साथ वाली कुर्सी पे बैठा। ये मौत है ना सियासी कारकुन की कि जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी क़यादत जो है उनके साथ वो मुकमका कर रही हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूमती रूल्स पर सवालात उठा दिए। PTA को सोशल मीडिया रूल्स पर पाकिस्तान बार कौंसिल के एतराज़ात को मद्देनजर रखने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तनकीद की हौसला शिकनी एहतसाब की हौसला शिकनी है। तफसीलात सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। वकील पाकिस्तान बार कौंसिल ने बताया, रूल्स की कुछ शिकों से तासुर मिलता है कि ये आइन से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। वकील PTA ने भारत की मिसाल दी तो अदालत ने रोक दिया, कहा यहाँ इंडिया का जिक्र न करें, हम बड़े वाजे हैं कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी न हो। चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर भारत गलत कर रहा है तो क्या हम भी गलत करना शुरू कर दें? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ऐसे रूल्स बनाने की तजवीज किसने दी और किस अथॉरिटी ने मंजूर किए। रिमार्क्स दिया, अगर इन रूल्स से तनकीद की हौसला शिकनी होगी तो ये एहतसाब की हौसला शिकनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तनकीद तो अदालती फैसलों पर भी हो सकती है, सिर्फ फेयर ट्रायल मुतासिर नहीं होना चाहिए। वकील PTA को मुखातिब करते हुए कहा, जब आप कानून में सुकम छोड़ेंगे तो मसाइल भी होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के एतराज़ात मुनासिब हैं, जमहूरियत के लिए तनकीद जरूरी है। PTA वकील आइंदा समात पर मुतमिन करें कि ये रूल्स आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम नहीं। अदालत ने PTA से दोबारा जवाब तलब करते हुए समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अपने घर का ख्वाब हकीकत में बदलने की शुरुआत। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मॉडल घर तैयार, सस्ता मगर मेयारी घर कैसे बनेगा? महीनों पर मुश्तमिल तामीर का दौरानिया एक हफ्ते में कैसे समेटा जा सकता है? कोरियन और पाकिस्तानी कंपनी ने मिलकर ये सब कर दिखाया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 10 लाख घरों की तामीर का ख्वाब। पाकिस्तान और कोरियन कंपनी ने इश्तराक के जरिए मॉडल घर बनाकर तामीर का हल पेश कर दिया। 3 मरले पर 7 दिन में तामीर होने वाले पहले घर का मॉडल पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में रख दिया गया। ये घर ईंट, सीमेंट और सरिये से बनने वाले आम घरों से किस तरह मुख्तलिफ है और इस पर कितनी लागत आएगी वो भी जान लीजिए। अगर उसमें एक आम आदमी को 35 लाख रुपए का लोन मिलता है तो उसमें से आप ज़मीन की वैल्यू निकाल दें, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की वैल्यू निकाल दें, तो जो 24, 25, 26 लाख रुपया उसका बच जाएगा। ये घर उसमें तैयार हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और टेम्परेचर में कोई इशू नहीं होगा। रोशन और हवादार कमरे, किचन और TV लाउंज। इस घर की तामीर में आला मेयार का गैल्वनाइज्ड स्टील इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने डेकोरेशन के बाद फर्नीचर से रास्ता करके सजावट का रास्ता भी दिखा दिया। फर्नीचर सिर्फ उस आइडिया देने के लिए रखा है ताकि आपको एहसास हो सके, घर की फीलिंग दे सके। सारी LED लाइट्स हैं। आपको वार्म लाइट चाहिए या कूल लाइट चाहिए तो उसके हिसाब से आप उस लाइट को डिम भी कर सकते हैं, उसको तेज भी कर सकते हैं। घर मुकम्मल होने के बाद रहायशियों को मजीद कोई काम कराने की जरूरत नहीं। बिजली गैस का कनेक्शन लगवाएं और शिफ्ट हो जाएं। मॉडल घर की मंजूरी हुकूमत देगी। कम कीमत में मुनासिब घर, वो भी मेयारी। वजीर आजम का वादा पूरा हुआ तो लाखों अफराद को अपनी छत मैसर हो सकेगी। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। नाजरा के कवानीन यतीम बच्ची की तालीम में रुकावट बन गए। नाजरा ने वालिदैन के बगैर बेफॉर्म जारी करने से इनकार कर दिया। मैट्रिक बोर्ड ने महम रहमान का एडमिट कार्ड रोक लिया। तालिबा ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। अब्बू अम्मी नहीं हैं, इसी वजह से मेरा बेफॉर्म नहीं बन सकता।
3 महीने की थी तो वालिद दुनिया से चले गए। 3 साल की उम्र में माँ भी रोता छोड़ गई। माहम किसी से पैसे नहीं मांग रही, ना ही कह रही है कि उसे रहने के लिए छत दी जाए। मासूम तालबा की तो बस छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी तरह इल्म हासिल कर ले। बेफॉर्म नहीं बनने की वजह से मेरी तालीम जारी नहीं रह रही। मुझे बेफॉर्म में शो कर दें। अब बेचारी माहम का क्या कसूर कि उसके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं कि वालिदैन के बगैर बेफॉर्म बन जाए। बेफॉर्म की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है नादरा की तरफ से वो ये है कि पेरेंट्स के अंदर जो है लोग आएँ और उसके साथ जो है उनका थंब इम्प्रेशन हो, तो लिहाजा ये बेचारी जो है अपना कैरियर जारी नहीं रख सकती। तो हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि इसमें इनको जो है बेफार्म जारी किया जाए और जो इनका एजुकेशन है पूरा साल इनका ज़ाया होने का ख़तरा है तो इनको जो है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस एडमिट कार्ड जारी करे ताकि ये जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकें। कुछ दिन के लिए मामू रख लेते हैं तो कभी खाला के यहाँ दिन गुजार लेती हैं। घरों में काम काज करके माहम बड़ी मुश्किल से 9वीं जमात तक पहुंची तो अब बेफॉर्म की वजह से उसका एडमिट कार्ड रोक लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कोरोना के खौफ में सरकारी अस्पतालों ने कमाई के रास्ते ढूंढ लिए। कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शंस लियारी जनरल अस्पताल से गायब हो गए। जिंदगी बचानी है तो इंजेक्शन बाहर से ही लाने होंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नजीर। बेहिसी कहें या इंसानियत का जनाजा, सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों को एंटीवायरल और कुव्वत मुदाफत बढ़ाने वाले इंजेक्शन फराहम किए जाते हैं, लेकिन लियारी जनरल अस्पताल से कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले ये इंजेक्शंस ही गायब हो गए। मरीज बाहर से तकरीबन 80,000 रुपए के इंजेक्शंस खरीदने पर मजबूर हैं। इंजेक्शन किससे खरीदना है ये अस्पताल इंतजामिया ही बताती है। 2 इंजेक्शन है जिनमें से रेमडेसिविर हमने मार्केट से पता किया, जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो वो एक इंजेक्शन 8,000 का है। तो अगर 9 इंजेक्शन हम लेते हैं तो वो 72,000 के होते हैं। दर्जनों ऐसे मरीज हैं जिन्होंने इंजेक्शंस बाहर से हजारों रुपए के खरीदे। अस्पताल के एमएस कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंजेक्शन लगाने से मना किया है। जितनी भी मेडिसिन हैं हमारे जो मरीज दाखिल हैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन दे रहे हैं और उसमें हमें सारी वो मेडिसिन हेल्थ डिपार्टमेंट ही देता है। हमको खुद उन्हीं का बजट है एलोकेट किया हुआ है जिसमें हम दे रहे हैं। एक आध जो मेडिसिन थी एंटी वायरल रेमडेसिविर, इसके लिए WHO ने रिकमेंडेशन दी है जिसका कोई रोल नहीं। एमएस ने तो साफ कह दिया इंजेक्शन वो लगाते ही नहीं, मगर अस्पताल की खातून प्रोफेसर कहती हैं कि मरीजों को अस्पताल में ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इंजेक्शन की समरी एमएस को भी भेजी जाती है। डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं, एमएस साहब वो ये कहते हैं कि ये WHO अब इन इंजेक्शन को रिकमेंड नहीं कर रहा। हमारे पास दीगर जो है ना एंटीवायरल वो मौजूद हैं, वो लगाते हैं और ये 2 जो स्पेसिफिक हैं। देखिए मैं एज अ क्लिनिशियन एज अ प्रोफेसर हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम वो पेशेंट को लगाएंगे। हर मरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी साहब इज नाइस इनफ, उन्होंने मुझे कल भी कहा है कि एमएस को बोलो कि ये आप डिमांड भेजिए, हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। समा इंजेक्शन कहानी सामने लाया तो पीपी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। अगर लियारी अस्पताल में ऐसा कोई सिलसिला जारी है जिसमें मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं तो दिस इज टोटली रॉन्ग एंड यू विल सी दैट एक्शन विल बी इनिशिएटेड आफ्टर अ वेरी क्विक इंक्वायरी ऑन दिस। सरकारी अस्पताल से अहम इंजेक्शन कहां गए, कौन ले गया, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाब कौन देगा, सवालात जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। जोड़ों का दर्द हो या फिर कोई और तकलीफ, अब ना दवा की टेंशन और ना ही कोई सर्जरी की परेशानी। बरसगीर का कदीम इलाज कराची में भी होने लगा। इससे मरज को कैसे भगाया जाता है और कैसे इलाज होता है, देखते हैं कासिम रईस की इस रिपोर्ट में। टूटी सड़कों ने कराची वालों का जोड़ हिलाया तो बरसगीर का कदीम इलाज एक बार फिर जिंदा होने लगा। गर्दन से लेकर एड़ी तक कहां कौन सा मोहरा अपनी जगह खो बैठा है। कायरोप्रैक्टर नामी तरीका इलाज के जरिए सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। तकलीफ भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, मगर इलाज बड़े प्यार से होता है। लकड़ी के खास औजारों की मदद से इंतहाई महारत और टेक्निक से जोड़ बिठाया जाता है। एक्चुअली ये टूल्स की मदद से जो इलाज है ना, ये हमारे बर्रसगीर का पुराना तरीक़ाकार है जो कि हम मुसलमानों ने तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे यूरोप जो है उन्होंने इस चीज़ को पकड़ के उससे इलाज स्टार्ट किया है।
तो हैमर और दूसरे किस्म की टूल्स ये यूज़ करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे और उसे हिट करते हैं, जो हमारी डिस्क जो है ना हर्निएट हो जाती है या कोई और अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको सेटल कर देते हैं। दर्द भगाने के लिए थोड़ा दर्द और सही, मगर कायरोप्रैक्टर इलाज कराने वाले मरीज मुतमईन नजर आते हैं क्योंकि उनकी कड़वी गोलियां खाने से जो जान छूट जाती है। बेसिकली जो हैमरिंग करते हैं इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। मसल्स जब दोबारा आपके काम करना शुरू करते हैं, डेड मसल्स, तो आप फील बेहतर महसूस करते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। अब मैं सेकंड ट्रीटमेंट के लिए आज आया हूँ, तो उसके बाद मैं काफ़ी बेहतर अब जो है वो फील कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड हो या कंधे का उखड़ जाना, माहिर कायरोप्रैक्टर को सारे दाव पेच आते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन के मुताबिक ज्यादातर घरेलू खवातीन और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले अपनी जिस्मानी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। हमें ये सिचुएशन मिलती है पेशेंट की जैसे उसका एक पाँव बड़ा और एक छोटा हो जाता है, उसको हमें वापस बैलेंस करना होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक होता है तो पेशेंट को चलने में, देर तक खड़े होने में, जैसे खवातीन देर तक खड़े होकर किचन में पका रही होती है, जब से अमेरिकन इटालियन किचन्स का यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर उनको दर्द होता है बहुत देर खड़े होने में। इस तरह देर तक कंप्यूटर पे बैठकर जो काम करते हैं लोग, उनको भी पोस्चर का इशू होता है। फिर नीचे एक तो गर्दन रखना बहुत खतरनाक है और दूसरा मोबाइल फ़ोन घंटों इस्तेमाल करते हैं लोग, टैपिंग करते हैं उसका, उस पर मूवीज़ तक देखते हैं 2.5 घंटे की, तो गर्दन का तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। हैमर की टेक्निक जो है वो 2 से 2.5 पाउंड की ताकत से ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है, वरना टिश्यू रप्चर हो सकता है, पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। यही सारी कला है, यही सारा आर्ट है। दवा की टेंशन न सर्जरी की परेशानी, कायरोप्रैक्टर आजमूदा है मगर अब तक नायाब है। कराची जैसे बड़े शहर में अब इस कदीमी इलाज की तलब बढ़ती जा रही है। कासिम रईस, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।